नमस्कार। मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, लेकिन कहीं जिंदगी की ब्रेकिंग न्यूज तो आपने मिस नहीं कर दी। जिंदगी की ब्रेकिंग न्यूज है ये मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन। हम ये आंकड़े बताकर आपको डराना कतई नहीं चाहते। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि रफ्तार जिस कदर बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की, वो चिंता की बात है। उस पर आपको चिंतन करना है और उसके हिसाब से अपने व्यवहार को संतुलित करना है, संयमित करना है, सतर्कता आपको बरतनी है। 2 वैक्सीन लगने के बाद भी आपको यह नहीं सोचना है कि आपने अमृतत्व पा लिया है, आपने अमृत पान कर लिया है। ऐसा कतई नहीं है। इस गलतफहमी को अपने जहन से निकाल दें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए प्लीज मुसीबत मत बनिए। इस मास्क का इस्तेमाल करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अब जरा आंकड़े जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यहां 512 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार 24 घंटे में 512 नए मरीज और भोपाल में इनमें से 169 नए केस सामने आए हैं। यह अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। अकेले भोपाल की अगर बात कर ली जाए, भोपाल में 169 नए केस सामने आए हैं। टोटल 512 केस और इसमें से सबसे ज्यादा इंदौर के आंकड़े। और छत्तीसगढ़ को इस छलिया वायरस से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े और ज्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे आपको। 24 घंटे में यहां 1615, मध्य प्रदेश में कितने? 500 के करीब। और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1615। समझ रहे हो? 1615 कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में एक मरीज की जान चली गई है। संक्रमण की दर 4.32%। 491 संक्रमित अकेले बिलासपुर में। रायपुर में अकेले, माफ कीजिएगा, सुधार है थोड़ा सा। अकेले रायपुर में 491, यानी 9 कम 500 बोलते हैं इसे। बिलासपुर में 250, दुर्ग में 187, रायगढ़ में 157, कोरबा में 99, 1 कम 100, कोरबा में 99, जशपुर में 69 संक्रमित, जांजगीर चांपा में 63 मरीज। और अब रायपुर से एक अपडेट दे दें। जिले में आज से स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए जाएंगे, लाइब्रेरी बंद कर दी जाएंगी, स्विमिंग पूल बंद कर दिए जाएंगे, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, इन पर भी प्रतिबंध। विवाह, अंत्येष्टि के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सिनेमा घर, मॉल, जिम, रेस्तरां, मैरिज हॉल, ऑडिटोरियम 1/3 क्षमता के साथ चलेंगे। स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, यहां पर रिपोर्ट दिखानी होगी। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। फिर से सुन लीजिए, पाबंदियां बढ़ रही हैं। ऐसा ना हो कि पाबंदियों के चलते जिंदगी कैद हो जाए। ध्यान रखिए, यह आप पर है। आज से रायपुर में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। इसके अलावा विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों के लिए प्रशासन की अनुमति होगी जरूरी। इधर ओमिक्रॉन की जांच के लिए, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। इस मशीन की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल भुवनेश्वर भेजने पड़ते हैं। जांच रिपोर्ट काफी देरी से मिलती है। इसके चलते ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की जांच की व्यवस्था हो। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, याद करिए मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने, मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने केंद्र सरकार
सरकार का आभार जता दिया, 10 जगह ओमिक्रॉन की जांच होगी, इस बात को लेकर आभार जता दिया गया। ऐसा नहीं हुआ और अब छत्तीसगढ़ कह रहा है कि हमको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन चाहिए, जल्दी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, टीएस सिंहदेव ने। राज्य में ओमिक्रॉन की जांच के लिए मशीन की जरूरत है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। अभी भुवनेश्वर सारे सैंपल भेजने पड़ते हैं और यही वजह है कि भुवनेश्वर का सैंपल जाना, वहां से जांच रिपोर्ट का आना, इसमें काफी देरी हो जाती है। जब तक जो आइसोलेशन, अगर व्यक्ति आइसोलेशन का पालन ना करे, अलग थलग ना रहे, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पत्र में लिखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की जांच की व्यवस्था हो। तो छत्तीसगढ़ ने यह डिमांड रखी है। हमारे तीनों सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। अरुण हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं, ममता रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इंदौर फिर से हॉटस्पॉट, फिर से चिंता की बात। अरुण। बिल्कुल, देखिए इंदौर में पिछले 3 दिनों में 968 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 512 नए मरीज सामने आए। इतनी तेजी से संख्या बढ़ रही है, दोगुनी रफ्तार से अब कोरोना इंदौर में फैलता जा रहा है। पहले 137 आए, दूसरे दिन 319 आए और तीसरे दिन 512। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और संक्रमण का जो दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिंता की बात है। 1270 एक्टिव केस हो गए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, अलर्ट रहने की बात है। 1270 मरीजों में सिर्फ 60 मरीज ही अस्पताल में भर्ती है। उनमें से भी 50 मरीज जो है उनमें सामान्य सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है, एक व्यक्ति 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में सावधानी, सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इंदौर सबसे ज़्यादा संक्रमित रहा है पहली और दूसरी लहर में, और तीसरी लहर में भी अब हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये संख्या अगर दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी तो काफ़ी मरीज सामने आएंगे। ऐसे में अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी और अभी भी हालांकि अस्पतालों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले जो दूसरी लहर थी उसमें 7,500 बेड ही का प्रबंध था, लेकिन इस बार 10,000 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं ऐसे में अभी और बेड्स की ज़रूरत भी आगे चलकर पड़ेगी। लेकिन हालात जो है अभी से बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि अब उनको चिंता भी हो रही है और लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपने आप को बचाना होगा। साथ ही अपने घरों से ज़रूरी काम हो तभी वो निकलें। और जिस तरह की स्थितियां इंदौर में है उसे देखकर लग रहा है कि अभी कोरोना और बढ़ेगा। वाकई इस तरह की स्थितियां हैं और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो रफ्तार है उसमें कोई कमी आती नजर नहीं आ रही है। जितेंद्र, 169 के तकरीबन केस, चिंता की बात भोपाल के लिए। कोरोना का अपडेट भी दें और यह भी बताएं कि एक मशीन आने की बात कही जा रही थी, 10 जगहों पर चेकिंग हो सकेगी, यह बात कही जा रही थी, बड़े बड़े धन्यवाद दिए जा रहे थे, क्या हुआ उसका? जितेंद्र। ललित, अगर बात करें तो भोपाल में 200 का जो आंकड़ा है वो करीब होने को चला है और लगातार अगर बात करें तो मामले न्यूक्लियर फॉर्मेट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 27 थे, फिर 52 हुए, फिर 60 हुए, 70 और 92, उसके बाद 169। तो कह सकते हैं आंकड़े चौंकाने वाले हैं और लगातार इन आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और तकरीबन इससे 2 गुना लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। 300 से ज़्यादा लोग अपने घरों पर अभी इलाजरत हैं। तो कह सकते हैं अस्पतालों में भी लोग भर्ती हैं। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले प्रशासन को। जितेंद्र, हम आपके पास आएंगे, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके पास हम आएंगे। ममता के पास आपको लिए चलते हैं। ममता, शुरुआत से हम ये कह रहे थे कि अगर एक बार छत्तीसगढ़ में संक्रमण शुरू हुआ तो वो काबू में नहीं आएगा।
1600 से ज्यादा केस, चिंता की बात। दूसरा, जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन के लिए पत्र लिखा गया है, इसके बारे में भी अपडेट। ममता। बिल्कुल, देखिए, और अगले 24 घंटों में अगर ये 2000 तक आंकड़े पहुंच जाए, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है, तो जो जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा विस्फोटक हो रही है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो चुकी है, और जिस तरीके से वैसे भी छत्तीसगढ़ में मामले बढ़ रहे हैं, तो वो जो जानकार है वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि ओमिक्रॉन हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। अभी तो पहले की पुष्टि हुई, लेकिन आपने देखा है कि पहले की हिस्ट्री आप देखेंगे तो किस तरीके से वो सब दूर घूम चुके थे और अब अपनी दुकान वगैरह खोल के बैठे हुए थे। हालांकि वो ठीक है, उन्होंने आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये जो दिक्कत है, इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि चूंकि लैब यहाँ पर नहीं है, भुवनेश्वर में लैब है। जिस व्यक्ति का बिलासपुर में जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया है, उसका 17 दिसंबर को टेस्ट हुआ था और जांच रिपोर्ट आई कल। ये तो गनीमत है कि उस व्यक्ति चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव है करके वो पकड़ में आ गए थे जांच में, और उसके बाद में उनके इलाज चल गया था, वो आइसोलेशन पीरियड उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह का इलाज हो या क्या गाइडलाइंस है, इसको लेकर भी अगर हम बात करें तो उस वक्त स्वास्थ्य विभाग को उस तरह से जानकारी नहीं थी कि अगला व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। खैर, दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर चिट्ठी लिखी है कि छत्तीसगढ़ से जो लगे हुए राज्य है उसमें लगातार ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ इन्हीं राज्यों से घिरा हुआ है, और ऐसे में चूंकि सभी सीमाएं खुली हुई हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता, आशंका से इनकार नहीं किया सकता कि यहाँ पर ओमिक्रॉन पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। और ओमिक्रॉन जो संक्रमित है वो कितने 3 से 4 गुना ज्यादा क्षमता से जो है ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो लोगों को संक्रमित करता है। ये भी अब जो है साफ हो गया है, तो ऐसे में खतरा और बढ़ा हुआ है। और चूंकि लैब जो है वो भुवनेश्वर में है, यहां से सैंपल जाता है, और रिपोर्ट आने में किस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रेशर किस तरह से वहां पर भुवनेश्वर लैब में है कि 17 दिसंबर की रिपोर्ट जो है वो कल आ रही है, तो ये 20 से 22-25 दिनों बाद में आ रही है। तो ये खतरा तो बना रहता है कि इतने दिनों तक अगर अगला व्यक्ति जो है एसिम्प्टोमेटिक हुआ तो वो कितने लोगों को चपेट में ले सकता है, और चूंकि पता ही नहीं कि ओमिक्रॉन है पॉजिटिव है, तो इलाज कैसे होगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हो सकता है ऐसे लोग बाजार में घूम भी रहे हो, क्योंकि 268 लोगों का रिकॉर्ड आपको पता है कि कैसे वो मोबाइल बंद करके रखे हुए हैं। तो उन्होंने लिखा है और संवेदनशीलता से विचार करने के लिए कहा है कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की जांच के लिए जो लैब है वो उसकी अनुमति दी जाए, ताकि डिपेंडेंसी कम हो और प्रेशर भी कम होगा और जल्दी रिपोर्ट भी मिलेगी। बिल्कुल, डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, और यह बात सही है कि जितना देरी होगी उतनी दिक्कत बढ़ेगी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप अपनी जानकारी पूरी भी करें, कोरोना अपडेट को लेकर मैंने आपसे सवाल भी किया था। जितेंद्र। ललित, अगर बात करें तो 169 का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है, और इससे दुगनी संख्या के लोग अभी होम आइसोलेशन में है। लगभग 300 से ज्यादा लोग अपने अपने घरों पर इलाजरत हैं। तो कह सकते हैं कोरोना का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर उतारना होगा। हालांकि देर रात तक अधिकारी सड़कों पर उतरे, मास्क को लेकर लोगों पर चालानी कार्रवाई की, मगर उसके बावजूद मेले लगे हुए हैं और शॉपिंग मॉल में बेहद आशा भीड़ है। लोग बाजारों में खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि रोको टोको अभियान चलाया जाए। और इसके अलावा स्वास्थ्य महकमा का जो अमला है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। जो लोगों को जांच के जो मामले थे वो कम हो चुके हैं। तो कह सकते हैं इसके चलते लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए, फटकार लगाई है, मगर उसका असर अधिकारियों पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स। अब जरा सियासत की बात कर ली जाए। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई नगर निगम में मेयर का चुनाव आज होना है। भिलाई को आज मेयर और सभापति मिलेगा। शपथ के बाद पार्षद मेयर चुनेंगे, सभापति चुनेंगे। अपील समिति के सदस्यों का भी चुनाव होगा। दोपहर 2 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। भिलाई में कांग्रेस का मेयर बनना लगभग तय है। तस्वीर अभी धुंधली है, क्योंकि देश में चलन बढ़ा है हृदय परिवर्तन का। कब किसका हृदय परिवर्तित हो जाए पता ही नहीं चलता। बहरहाल, कांग्रेस के पास है 37 पार्षद, 6 निर्दलियों का समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी के पास है 24 पार्षद। मेयर के लिए कांग्रेस की तरफ से एकांश बंछोर, नीरज पाल का नाम है रेस में, और बीजेपी भी अपना मेयर प्रत्याशी उतारेगी। महेश वर्मा है, भोजराज सिन्हा है, इनके नाम चल रहे हैं।
तो आज दुर्ग भिलाई नगर निगम दुर्ग में ये बड़ा अपडेट। नगर निगम भिलाई पर किसका कब्जा, तस्वीर, एक अनुमान कि कांग्रेस के पास ही भिलाई नगर निगम जाएगी। लेकिन क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश से हम एक अपडेट ले लेते हैं। मिथिलेश, संख्या का गणित भी बताएं और क्या कुछ अपडेट है ये भी बताएं। भिलाई निगम पर कब्जे के बड़े सियासी मायने हैं, वो भी तब जबकि चुनाव के मुहाने पर दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं। मिथिलेश। ललित, देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो दुर्ग जो भिलाई निगम का जो नाम जब सामने आता है तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा नाम आता है दुर्ग जिले के लिए, क्योंकि अधिकांश लोगों की सियासत जो है वो भिलाई निगम से ही संचालित होती है, भिलाई से ही संचालित होती है। इस वजह से जो भिलाई का नाम सबसे बड़ा नाम आता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नाम आता है। इस बार साख का चुनाव था भिलाई नगर निगम में, लेकिन कांग्रेस से इसको अपने हाथ में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की और अपने पक्ष में कर लिया। अब सवाल आज का है, आज जो है मेयर और सभापति के चुनाव होने हैं और दोनों में ही कांग्रेस के महापौर बनना और सभापति बनना लगभग तय है। लेकिन अभी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है क्योंकि दोपहर के बाद में ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहले अभी कुछ देर बाद में शपथ दिलाई जाएगी। कुल 70 वार्ड है यहाँ पर, 70 वार्डों को नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद में नॉमिनेशन होगा। उस दौरान ये घोषणा की जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है, मेयर का प्रत्याशी कौन है, सभापति का प्रत्याशी कौन है, बीजेपी किसको उतार रही है, क्या निर्दलीय इसमें हाथ आजमाएंगे। तो ये तीनों ही चीजें बातें हैं जो थोड़ी देर बाद में स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी सभी को इंतजार किया जा रहा है कि वो वक्त आएगा जब इस तरह की घोषणा होगी। लेकिन आंकड़ों की बात किया जाए तो 37 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के पास में हैं, 9 जो है वो निर्दलीय हैं और 24 संख्या जो बीजेपी की है। तो कहीं ना कहीं 70 वार्डों की बात की जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि 37 उसके पास में पार्षद हैं। निर्दलीयों का भी साथ माना जा रहा है, करीब 5 निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के साथ में है। तो लेकिन अब किस तरह से ऊंट करवट बैठता है ये तो कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जहां तक जो सुगबुगाहट है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने प्रत्याशी को खड़ा करने जा रही है और निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। तो काफी दिलचस्प होने वाला बात यह है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर जो सभापति और जो मेयर जो है वो कांग्रेस का बनना तय है, जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एकांश बनछोड़ जैसा नाम सामने है जो नया भी है और विधायक पुत्र हैं, संदीप निरंकारी है, नीरज पाल है और लक्ष्मीपति राजू, सुभद्रा सिंह, ऐसे 5 बड़े नाम हैं। तो इन्हीं में से कोई एक तय होने जा रहा है, ये तय बात है। तो देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी बिल्कुल अपने प्रत्याशी बनाती है। लेकिन इन्हीं 5 नाम में से मेयर के भी प्रत्याशी होंगे और सभापति के भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और निकाय जिस पर नजर है, बेमेतरा का अपडेट भी आपको दे दे। मारो नगर पंचायत में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। मारो नगर पंचायत में 15 सीट, कांग्रेस के पास है 9 पार्षद, बीजेपी के पास है 5 पार्षद, 1 है निर्दलीय पार्षद। तो यह माना जा रहा है लगभग कि कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना तय है। बेमेतरा से ये अपडेट और बेमेतरा के इस मारो नगर पंचायत पर भी नजर बनी हुई है। ब्रेक के बाद दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। राय परिवार के 12 ठिकानों पर छापे की यह कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 20 गाड़ियों में, तकरीबन 20 गाड़ियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है तस्वीरें। इसी बड़े कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। 12 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, आय और व्यय का ब्यौरा लिया जा रहा है।
तो सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। धर्मेश आपको नजर आ रहे होंगे, धर्मेश की नजर लगातार बनी हुई है। धर्मेश के पास आपको लिए चलेंगे। धर्मेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, किस किस कारोबार से जुड़ा है ये परिवार, ये भी जानकारी अगर आपके पास आई हो तो साझा करें धर्मेश। जी, मैं आपको बता दूं, ये सुबह सुबह का गलत है। करीब ये 6 बजे आयकर की टीम ने बगैर किसी यहाँ पर सूचना दी और डायरेक्ट गलत रेट मारी, किसी को भनक भी नहीं लेगी और अचानक से हड़कंप के माहौल बन गए। ये जो व्यापारी हैं, ये जिले के सबसे बड़े शराब व्यापारी और बस ऑपरेटर व्यापारी हैं, जिनके करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने पहुंच करके और अलग अलग ठिकानों पर जो है छापामारी की जो कार्रवाई है वह शुरू की। और इसी दौरान कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी है, तो वहीं पर जो छापेमार के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, तो उसका सीधा सीधा स्पष्ट लफ्जों में कहना था कि अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ में सख्ती भी बरती दी जाएगी। और जैसे ही टीम वहां पर छापे मारने के लिए पहुंची थी, तो उसी दौरान देखा गया कि कुछ बिल्डिंग से कुछ जलाने जैसी कोई ऐसी चीजें देखी गई, जिसको लेकर के और सक्रियता के साथ में वो जो इनकम टैक्स की टीम है एकदम से उस पर प्रवेश किया। लेकिन यह पता नहीं चल सका कि आखिरकार बिल्डिंग के अंदर, कमरे के अंदर जलाया क्या गया है, कागजात थे, दस्तावेज थे या फिर नोट वगैरह। तो ललित, इसकी अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप धर्मेश लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ा रसूख है दरअसल बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में इस परिवार का और इससे जुड़े कारोबार का। बहरहाल, रायपुर से एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, चिटफंड कंपनियों की संपत्ति आज नीलाम होगी। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की नीलामी होगी आज। ये रायपुर में पहली बार नीलामी की जा रही है। नीलामी की जो रकम होगी वो पीड़ितों के खाते में जाएगी। नीलामी के लिए 23 लोग बोली में शामिल हैं। बीएन गोल्ड, देवयानी प्रॉपर्टी, इनकी जमीन नीलाम होगी। 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला है ये, और जांच में सिर्फ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है। तो आज इनकी जो संपत्तियां हैं वो नीलाम की जाएंगी। और भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, महिला कांग्रेस का अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये दरअसल यूपी में आपने ये अभियान देखा होगा। प्रियंका गांधी लगातार ये अभियान चला रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। यह अभियान आज से शुरू किया जाना है। सभी जिलों में अभियान की शुरुआत होगी 14 जनवरी से। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो महिला कांग्रेस का यह अभियान है। मध्य प्रदेश में भी यह अभियान चलाया जाएगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान। सभी जिलों में अभियान की शुरुआत होगी। 14 जनवरी से यह अभियान शुरू किया जाएगा। विपक्ष लगातार हमलावर है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं राजस्थान में कब पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ में कब पूछा जाएगा। बहरहाल, कांग्रेस का यह बड़ा अभियान और इसकी शुरुआत होगी 14 जनवरी से। और अब देश का कोरोना अपडेट जान लीजिए। देश में कोरोना के मामले में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 90,928। 24 घंटे में 90,928 नए संक्रमण के मामले। इन्हीं 24 घंटों में 325 की जान चली गई। 19,206 मरीज ऐसे जिन्होंने कोरोना को हराया। 2.85 लाख, 2,85,000 एक्टिव केसेस। डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ना किससे है? अपनी गलत आदतों से, अपनी लापरवाही से, अपनी गैर जिम्मेदारी से लड़ना है। इन आंकड़ों में शामिल नहीं होना है। इन 2.85 लाख, 2,85,000 में शामिल नहीं होना है। ना तो 325 में नाम अपना शामिल करवाना है। अव्वल चीज तो संक्रमित नहीं होना है, और हुए तो 19,206 मरीजों की तरह ठीक होकर लड़कर बाहर आना है।
सहयोगी प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे ये अपडेट लेंगे। प्रीति, 24 घंटे 90,000 से ज्यादा मामले, 300 से ज्यादा की मौत और 19,000 ऐसे भी जिन्होंने हराया है। इन सब के बीच कितनी चिंता स्वास्थ्य मंत्रालय की, क्या तैयारियां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोविड के जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल 90,000 केस, पिछले 90,323 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं, तो उसको लेकर एक बार फिर से लोग दहशत में हैं, क्योंकि ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। और अभी पिछले कुछ दिन पहले तक ये जो संख्या थी ये काफी हद तक इस पे लगाम लग चुकी थी, कम हो रही थी। लेकिन अब जब से ओमिक्रॉन भारत में नया जो वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और जब से ओमिक्रॉन हुआ है तब से ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक बैठक भी की थी। कल एक ये बड़ी बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, और उसमें सभी राज्यों की स्थिति का जायजा लिया गया था कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से देखा जाए कि इन केसों को कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो ये है कि राज्यों में किस तरीके से तैयारी है कोविड को लेकर, तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक की गई थी। और उस बैठक में ये निकल के आया कि कोविड के लिए जो भी जितने भी प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, जो 50 बेड से ज्यादा 50 बेड से ज्यादा वाले अस्पताल हो, उसमें से 40% जो अस्पताल 40% जो बेड हो उसको कोविड के लिए रिजर्व कर दिया जाए। यानी कि कोई भी अस्पताल जो है जिसमें 50 बेड हो, उसमें से 40% बेड कोविड के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। और सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कोविड का एक जो नया वार्ड है वो एकदम वार्ड रिजर्व कर दिया गया है। संख्या अस्पतालोलों में बढ़ा दी गई है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इस स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिवों के साथ में बैठक की थी। रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। और लगातार प्रीति के जरिए अपडेट जो भी दिल्ली से होगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।